हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था, हमारा आज का टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ ग्रामर। आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर के बेसिक्स के बारे में, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में क्या डिफरेंस है, कंपटीशन लेवल पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, की प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो कौन से 11 रूल्स हैं जिनमें पूरा ग्रामर ही बेस्ड है, इंक्लूडेड है, समाहित है। तो फटाफट नोटबुक और पेन के साथ हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं। ग्रामर इज ए रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न द लैंग्वेज। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था। बेसिकली ग्रामर कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार होते हैं व्याकरण के, आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द फंडामेंटल पार्ट एंड सेकंड इज द कंपोजिशनल पार्ट। व्याकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले भाग को हम फंडामेंटल ग्रामर कहते हैं और दूसरे भाग को कंपोजिशनल ग्रामर कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि फंडामेंटल ग्रामर में किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इन फंडामेंटल ग्रामर वी स्टडी अबाउट साउंड्स, अल्फाबेट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, structure of sentences, time and tenses, voice, narration, uses of models, etc. यानी कि जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इनके अध्ययन को हम फंडामेंटल ग्रामर के अंतर्गत लाते हैं। अब रही बात कि कंपटीशन लेवल पे इनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपको रेड इंक में दिख रहा है सिलेबल, साइनो, एंटो, OWS एंड यूजेस, कॉमन एरर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये क्या है? तो जब आप वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, आप एक कंपटीटर हैं और जब आप SSC, IBPS या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो जो आपका प्री पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स का इंग्लिश कंप्रीहेंशन होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा वर्ड्स से। तो वर्ड्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे? आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स यानी कि सेम वर्ड्स और इक्वल वर्ड्स और इक्विवेलेंट वर्ड्स, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और फिर उनके यूजेस कि कहाँ पे हम कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं। फिर अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि SVA से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिर सिंटैक्स से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है कॉमन एरर्स। कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कॉमन एरर्स आपको निकालना होगा। तो जब तक आप कॉमन एरर्स को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसको 100% श्योर नहीं बना सकते हैं। और कॉमन एरर समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें समझनी होगी कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ड्स क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप कॉमन एरर नहीं बना पाएंगे। फिर बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ये हम चेंज ऑफ द सेंटेंसेस करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, या फिर सेंटेंसेस के जितने टाइप्स होते हैं उनमें हम बदलाव लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। कुछ कुछ रूल्स हैं जिनको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। अब आते हैं कंपोजिशनल ग्रामर में। कंपोजिशनल ग्रामर क्या होता है? तो फंडामेंटल ग्रामर से ही कंपोजिशनल ग्रामर बना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है स्टोरीज, कहानियाँ। तो कहानियाँ में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, एक लिरिकल पैटर्न होता है। तो फंडामेंटल ग्रामर के बेस पे ही कंपोजिशनल ग्रामर बनता है। और कंपोजिशनल ग्रामर के अंतर्गत आते हैं स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, नॉवेल्स यानी कि उपन्यास, लेटर्स, एप्लीकेशंस, आर्टिकल्स, एसेज, रिपोर्ट्स, मेल्स, स्पीच, समरी, पैसेज, पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड क्लोज टेस्ट। इनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं? तो खास करके प्री में भी और मेंस में भी दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि पैसेज आता है, पैसेज दिया हुआ रहता है, उससे 5 या 7 या 8 इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कंप्रीहेंशन आपको उनका आंसर लिखना होता है। वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। खास करके जब आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पैसेज आपको दिया हुआ रहता है। क्लोज टेस्ट ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। लेकिन जब हम बात डिस्क्रिप्टिव की करते हैं तो ये बेसिकली मेंस में पूछा जाता है। और स्किल टेस्ट में भी आजकल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को इंक्लूड कर दिया गया है।
लेटर्स, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स, एसेज, रिपोर्ट्स, स्पीच, इनके बारे में अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएं। अब हम चलते हैं वो कौन से की प्रिंसिपल्स हैं जिन पे पूरा का पूरा ग्रामर ही बेस्ड है। तो यहाँ आपको दिख रहा है की प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, द वर्ड ऑर्डर। सबसे पहला क्या है? वर्ड ऑर्डर। जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो हमें यह भी पढ़ना होगा कि वर्ड किन से मिलके बना है। तो वर्ड मिलके बना है लेटर से, ये हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। फिर आते हैं कि वर्ड का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वर्ड ऑर्डर में आता है। फिर उनका यूजेज, यानी कि सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, OWS क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ पे यूज होते हैं, फ्रेज क्या है, वर्ड्स और फ्रेज दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन को ही हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत ही वृहद टॉपिक है और आपको इसमें महारत हासिल करने के लिए, परफेक्शन हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। पंक्चुएशन जनरली हमें सिखाता है, अगर हम भाषण शैली का यूज करें या फिर अपने लिखावट का यूज करें तो बोलने में और लिखने में कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे उतार होगा, कहाँ पे चढ़ाव होगा, यानी कि हमारा ट्यून कैसा होगा, टोन कैसा होगा, इसके अध्ययन को ही हम पंक्चुएशन कहते हैं। हिंदी में इसे विराम चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है टेंसेज एंड एस्पेक्ट्स। अब बात आती है कि वर्ड्स ऑर्डर हमने सीख लिया, पंक्चुएशन सीख लिया, तो टेंसेज क्या है? तो टाइम को ही हम टेंसेज कहते हैं। कुछ कुछ और अलग अलग डिफिनीशन आपको मिलेगा। जैसे जब आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का कोई भी साधारण सा बुक यूज़ कीजिएगा तो टेंसेज को ही टाइम कह दिया गया है, लेकिन जब आप रेन एंड मार्टिन यूज़ करते हैं तो देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन टेंसेज एंड टाइम्स। फिर आती है बात डिटरमाइनर्स की। डिटरमाइनर्स क्या होता है? तो डिटरमाइनर्स डिटरमाइन द वर्ड, किस तरीके से किसी वर्ड पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, या वर्ड वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या क्या चीज़ को शो कर रहा है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन को ही हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। वो दूरियां दिखा रहा है, नज़दीकियां बता रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सारी चीज़ों का समावेश जब होता है तो हम क्या कहते हैं? उसे डिटरमाइनर्स कहते हैं। फिर बात आती है कनेक्टर्स की। या तो ये दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करेगा, या सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, या प्रोनाउंस को कनेक्ट करेगा। तो कैसे कनेक्ट करता है उसके अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? कनेक्टर्स कहेंगे। जनरली कनेक्टर्स इज द स्टडी ऑफ कंजक्शन एंड प्रोनाउन। ठीक है, अब हम आते हैं कि ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया है। ये तो दो भाग हो गया ग्रामर का, जो कि फंडामेंटल और कंपोजिशनल था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ ग्रामर इन विच ग्रामर इज डिवाइडेड। अब हम देखेंगे कि ग्रामर का डिवीजन कितना है। तो बेसिकली 5 डिवीजन होता है, जो कि फॉरेन इंग्लिश ग्रामर और इंडियन इंग्लिश ग्रामर में डिवाइडेड है। फॉरेन इंग्लिश ग्रामर से क्या मतलब है? ये अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर है, और इंडियन इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है, जो कि हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो अगर अमेरिकन एसेंट की बात करें तो यहाँ पे 5 भाग में ग्रामर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द फोनेटिक्स, यानी कि ध्वनि विज्ञान। सेकंड इज मॉर्फोलॉजी, यानी कि शब्द रूप विज्ञान। थर्ड इज सेमेंटिक्स, यानी कि अर्थ मीमांसा। फोर्थ इज प्रैग्मेटिक्स, उपयोगिता। एंड द लास्ट वन इज लेक्सिकॉन, शब्दावली। अब हम ब्रिटिश ग्रामर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज द ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। आइए देखते हैं इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, भिन्नताएं क्या हैं। एक्चुअली इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना तब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट हों, और ख़ास करके TET, CTET, STET, आर्मी पब्लिक स्कूल, नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट, JRF, JHT, SHT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, या किसी भी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि 10 to 15% क्वेश्चंस इनसे आते ही आते हैं। अब विस्तार से समझते हैं कि डिविजन्स ऑफ ग्रामर क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेज क्या हैं। तो आपको ऑर्थोग्राफी यहाँ पे दिख रहा है। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्तनी व्यवस्था। वर्तनी क्या है? यानी कि स्पेलिंग अरेंजमेंट।
द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। किसी भी एक लैंग्वेज में स्पेलिंग क्या होगा, उनकी पद्धति क्या होगी, किस तरीके से पैटर्नाइज्ड किया रहेगा, अरेंजमेंट क्या होगा, उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब रही बात कि फोनेटिक्स और ऑर्थोग्राफी दोनों में क्या समानता है, तो देखिए फोनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ साउंड्स, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कोई एक वर्ड है, उस वर्ड के अलग अलग लेटर्स का यानी कि इंडिविजुअल साउंड क्या होगा, इसके स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। और किसी भी लैंग्वेज के स्पेलिंग का पैटर्न क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, इसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। फोनेमिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स और फोनेमिक्स करीब करीब सेम है। तो फोनेमिक्स स्टडी ऑफ द वे वी अंडरस्टैंड दोज साउंड्स। फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड्स के जितने लेटर्स होते हैं उनका अलग अलग उच्चारण और अलग अलग इकाइयों के अध्ययन को हम फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेमिक्स क्या होगा, जो भी साउंड्स होता है उसको हम कैसे समझते हैं या दूसरे को समझा पाते हैं, इसी के अध्ययन को हम फोनेमिक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फादर की, तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, फादर, लेकिन जब आप अमेरिकन एसेंट यूज कीजिएगा तो ये होता है फादर, यानी कि लास्ट का ई आर जो है उसको हम गायब कर देते हैं। तो ये साउंड है जिसको कि हम समझते हैं और दूसरे को समझाते हैं, तो इनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फोनेमिक्स कहते हैं। अगर हम एक और चीज़ लिखें यहाँ पे वॉक, तो यहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है, वॉक, एल यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें तो क्या हो जाएगा, वाल्क, जो कि गलत है। तो यही सब चीज़ों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, फोनेमिक्स कहेंगे। अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं नाइफ, लेकिन नाइफ चाकू या छुरी, लेकिन जब हम अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट को प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कनाइफ या फिर कनीफे, जो कि गलत है। तो किसी भी साउंड्स को हम कैसे समझते हैं, इसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फोनेमिक्स कहते हैं। और साउंड के इंडिविजुअल यूनिट के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति शास्त्र। इटिमोलॉजी क्या है, इटिम का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इटिमोलॉजी कहेंगे। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन या मेहनताना। जो भी आप काम करते हैं उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उसको हम सैलरी कहते हैं। तो सैलरी वर्ड कहाँ से यूज किया गया है, कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन क्या है, स्रोत क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, इसके अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे, इटिमोलॉजी कहेंगे। तो सैलरी जो वर्ड है वो एक वर्ड सैलेरियम से डिराइव किया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। और सैलेरियम क्या होता है, सैलेरियम का मतलब होता है सॉल्ट मनी। खास करके लातिन देशों में जब नमक की खेती की जाती थी तो जितने मजदूर थे उनको सप्ताह के अंत में कुछ पैसे दे दिए जाते थे और वही पैसों को सॉल्ट मनी कहा जाता था, यानी कि नमक के खेती के बदले या नमक की मजदूरी के बदले पैसे। तो सॉल्ट मनी को धीरे धीरे सैलेरियम और सैलेरियम को धीरे धीरे सैलरी में बदल दिया गया। तो आज के डेट में सैलरी का मतलब होता है मेहनताना या फिर जो आप काम करते हैं मजदूरी। सैलरी का सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप इसे वेजेज कह सकते हैं, पेमेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से कोई कोई एक एक वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स के ओरिजिन के स्टडी को ही हम क्या कहेंगे, इटिमोलॉजी कहेंगे। जैसे एक और वर्ड हम लेते हैं काउच पोटैटो। अगर अलग अलग देखें तो काउच का मतलब क्या होता है, गद्देदार सोफा या गद्देदार पलंग, और पोटैटो का मतलब आलू। तो गद्देदार पलंग या सोफा के साथ आलू का क्या संबंध है। लेकिन जब हम इनके ओरिजिन को देखेंगे, इनके बैकग्राउंड इतिहास को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब अमेरिका में नया नया टीवी और इंटरनेट आया था तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा टीवी वॉच करते थे। और इतना ज़्यादा टीवी वॉच करते थे क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे टीवी वॉच करने से बहुत ही ज़्यादा कम होती चली गई। तो वो बिल्कुल मोटे होते चले गए और बिना शेप के होते चले गए, मतलब जैसे तैसे बेडॉल होते चले गए। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
काउच पोटैटो कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड का डिराइवेशन हुआ है। अब हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी शब्द रूप विज्ञान और इटिमोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र। तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड अदर मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज है उनमें जो वर्ड का हम यूज करते हैं उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, किस तरीके से वर्ड में प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाता है, सफिक्स ऐड कर दिया जाता है और उसके मतलब को, उसके मीनिंग को हम चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बैड, तो बैड क्या है? ये एक वर्ड है, खास करके एडजेक्टिव है। जब हम यहाँ पे ly लगा देते हैं तो ये हो जाता है बैडली, जो कि एडवर्ब हो जाता है। तो जब भी हम किसी भी वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड को हम किस तरीके से तोड़ मरोड़ दें ताकि उनका सेंस वही रहे लेकिन मीनिंग बदल जाए, उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वो जो पानी का टंकी होता है छत पे, वो नहीं है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास, यानी कि कोई भी एक वाक्य है, वाक्य जनरली किससे बना होता है? वर्ड्स से, और वर्ड्स को हम बांट देते हैं सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। तो किसी भी सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसका पैटर्न क्या होगा, कब किस अवस्था में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, किस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा, एक्टिव में क्या होगा, पैसिव में क्या होगा, इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सिंटैक्स कहेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ रूल्स टू गाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी वाक्य के संरचना के नियम को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में, उसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहेंगे। फिर आती है बात सेमेंटिक्स की और प्रैग्मेटिक्स की। तो सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कोई भी वर्ड है, कोई भी फ्रेज है, उसके अर्थ को ही हम क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की, तो चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। चाइल्ड को हम किड भी यूज कर सकते हैं, किड मतलब भी बच्चा होता है। अगर कहीं पे छोटा बच्चा दिख जाता है तो हम उसे बाबू कह के भी बुलाते हैं, या कुछ ज़्यादा लाड दुलार करें तो बेटा या बेटी कह के बुलाते हैं। तो चाइल्ड, किड, सन, डॉटर, बॉय, गर्ल, ये सारी चीज़ों से हम उनको संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो सेमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये सभी एक ही वर्ड के सेंस को दिखा रहे हैं लेकिन इनका यूज अलग अलग जगहों पे होता है। तो किसी भी वर्ड के मीनिंग के स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेमेंटिक्स या अर्थमीमांसा कहेंगे। फिर आती है बात प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है टू बी प्रैक्टिकल, टू बी लॉजिकल, यानी कि आपके अंदर वो राइट डिसीजन होना चाहिए जिससे कि आप लॉजिकली किसी को कुछ सही प्रूफ कर सकें। तो प्रैग्मेटिक्स बिल्कुल लॉजिकल होना। तो स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर यूज्ड। सेमेंटिक्स में हमने देखा कि वर्ड का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, लेकिन प्रैग्मेटिक का मतलब होगा कि उस मीनिंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक वर्ड लेते हैं रन, तो रन का मतलब सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता है, रन का मतलब जल्दीबाजी भी होता है। जैसे रन अप, जल्दी करो, रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, रन तेज तेज चलना या दौड़ना। तो कहाँ पे हम रन आफ्टर का यूज करेंगे, कहाँ पे हम रन अप का यूज करेंगे, कहाँ पे हम रन का यूज करेंगे, या फिर अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो रन में अगर ER लगा देते हैं तो रनर, जो कि पराजित लोगों को दिखाता है। तो कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सा वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। फिर आते हैं पंक्चुएशन पे। आपको की प्रिंसिपल में बता दिया गया है कि पंक्चुएशन क्या होता है और इसके बारे में अलग से भी एक वीडियो है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के सभी अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आते हैं प्रोसोडी में। प्रोसोडी क्या है? प्रोसोडी का मतलब होता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र क्या है? लेक्सिकॉन क्या है? वोकैब क्या है? ग्लॉसरी क्या है?
तो अगर हम फॉरेन इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में आता है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब वो जनरली आप ऐसे समझिए कि डिक्शनरी को ही हम लेक्सिकॉन कहते हैं। डिक्शनरी और लेक्सिकॉन में क्या डिफरेंस है? तो डिक्शनरी में वो सारे वर्ड्स आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन लेक्सिकॉन में एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके अध्ययन को हम लेक्सिकॉन कहते हैं। वोकैब क्या हुआ? ए से लेकर के जेड तक, यानी कि जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं या जो भी सब्जेक्ट यूज करते हैं उस सब्जेक्ट या लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके अर्थ को या उनके लिस्ट को या उनके मीनिंग्स को ही हम वोकैबुलरी कहते हैं। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, तो बुक के अंत में एक ग्लॉसरी दिया हुआ रहता है, यानी कि जो जो ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको उनका मीनिंग बताया हुआ होता है, परिभाषा यानी कि डिफिनीशन दिया रहता है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं। तो लेक्सिकॉन क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, एंड वोकैब ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ए टू जेड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और लैंग्वेज। लेक्सिकॉन या वोकैब को आप ग्लॉसरी, थेसोरस, इंडेक्स, टर्मिनोलॉजी, वर्ड बुक, जॉर्गन या ऑर्गट भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पे? प्रोसोडी यानी कि छंद शास्त्र। द पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड रिदम इन पोएट्री एंड स्पीच। जो भी हम बोलते हैं या जो भी लिखते हैं या जो भी काव्य भाषा होती है, उस काव्य भाषा में रिदम क्या होगा, लय क्या होगा, सुर क्या होगा, ताल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे, इन सारे चीज़ों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोसोडी या छंद शास्त्र कहते हैं। जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो लास्ट के वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे बच्चों को जो लोरियाँ सुनाई जाती हैं, इंग्लिश में इसे लुल्लाबी कहते हैं। लोरी का मतलब क्या होता है? लुल्लाबी, लोरी। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यारा होता है लुल्लाबी या लोरी। तो हमें बचपन में सिखाया जाता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार एंड आर ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता हो। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5वीं या 6ठी क्लास में एक कविता है, सूरज तपता धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती। तो जलती और चलती क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो बहता और रहता क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। तो हम अपने आम जीवन में भी, डेली रूटीन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं जिनमें कि प्रोसोडी का यूज होता है। जैसे जब भी हम गीत सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तो सभी चीज़ों में प्रोसोडी का समावेश होता ही होता है। और तभी हमें मज़ा भी आता है जब राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छा हो। जैसे अगर हम शायरी की बात करें तो इनमें भी राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स से ही शायरी बनाए जाते हैं। जैसे चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तो सितारों से नहीं, हजारों से नहीं, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। अगर हम गाने की बात करें तो अनारकली डिस्को चली बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था। तो अनारकली, कली, डिस्को चली, चली, कली चली क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स है। और अगर हम कविता की बात करें तो ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। तो जहाँ भी हम देखते हैं गीत, गज़ल, शेरो, शायरी, सब जगह कहीं ना कहीं प्रोसोडी होता ही होता है। यानी कि द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ए वर्ड्स विच इज़ राइम्ड टुगेदर। जो भी शब्द आपस में मिलते जुलते उच्चारण किए जाते हैं उन्हें ही हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और इसके पैटर्न को, इनके अरेंजमेंट को, इनके स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? प्रोसोडी कहते हैं। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को लिटरेचर के लेक्चर सेशन में बहुत ही सारगर्भित और सरल भाषा में समझाया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी स्टडी विदाउट एनी ऑब्स्टेकल कंटिन्यू रहे। हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अल्फ़ाबेट एंड इट्स फंक्शन में। हमारा आज का क्लास आपको कैसा लगा या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स और पीडीएफ्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दीजिए इजाज़त, लेते हैं विदा। बाय बाय।